मैं नरेश कुमार गुरुग्राम कॉलेज से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक CTU को पढ़ लिया है, गुरुग्राम नीति को पढ़ लिया है, चीन की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति और अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन कर चुके हैं। नेम क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हस्तक्षेप क्या है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम हमारे देश की जो भारत की विदेश नीति की जो रूपरेखा है उसको हम पढ़ सकते हैं। आज हम हमारे विदेश जो भारत की विदेश नीति है वो किस प्रकार की है और उस विदेश नीति में हमने कौन कौन सी विशेषताएं ली हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमने किसका अध्ययन किया। सर्वप्रथम हमारी विदेश नीति के सिद्धांत है वह किस पर आधारित है। विदेश नीति शांति की विदेश नीति ली है। भारत की जो विदेश नीति ली है सितंबर 1946 के आंतरिक सरकार की स्थापना के बाद से ही भारत की विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन होता है करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और परिजातीय विभेद का विरोध करेगा और विश्व शांति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यदि प्राधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नात्मक विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है गुड व्यवस्था की नीति, जो उसकी विशेषता है सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुड व्यवस्था की नीति। शीत युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में बट गया। आपको पता है सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, किस प्रकार उनके बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। किसी प्रकार की कोई युद्ध वगैरह नहीं होकर उनके बीच क्या है आंतरिक रूप से क्या हुआ युद्ध हुआ। तो उसे ही हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। जो अस्त्र शस्त्रों से नए लड़े जाने वाला युद्ध, व्यापारिक आर्थिक सामाजिक रूप से क्या है उसको पिछड़ा करना, वही था क्या शीत युद्ध। तो आज हम जो फिर उसके बाद नीति अपनाई, जो नवनिर्मित राष्ट्र थे उन्होंने जो नीति अपनाई वही नीति क्या थी गुट व्यवस्था की नीति थी। इन दोनों गुटों में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ। अगर देश शामिल होते तो वो क्या किसी न किसी गुट के गुलाम बनकर रह जाते या उपनिवेश बनकर रह जाते। उन पर शासन किनका होता, उन्हीं गुटों के जो सभी शक्तिशाली राष्ट्र है उनका ही होता। तो भारत जैसे देश ने आपको बताया था कि गुट व्यवस्था की नीति है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो नाम इन्होंने क्या है अहम भूमिका निभाई और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असमूलता व गुट व्यवस्था का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार्थक भी कहा जाता है। गुट व्यवस्था गुटों की पूर्ण उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विश्व गुटों में बट चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरे का सोवियत संघ रूस। दोनों विश्व के अधिकांश जो राष्ट्र है दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए। भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र इतना व्यापक था कि विस्तृत होने लगा कि उसके साथ साथ एक तीसरे महासमर की तैयारी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत या दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता या अथवा दोनों से पृथक रह सकता था। भारत की नीति निर्धारक कहने लगे कि वह विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और गुटबंदी शामिल न होने न तो भारत के हित में था और न ही विश्व के हित में था। अंतर्राष्ट्रीय शांति राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट व्यवस्था की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई वही गुट व्यवस्था की नीति के नाम से
जानी जाती है। इसी नीति का आशय यह है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए उसने मैत्री संबंध कायम रखते हुए यह चेष्टा की कि वह बिना सहायता से अपने विकास में तत्पर आगे बढ़ता रहे। भारत की गुटनिरपेक्षता एक वैधानिक, सक्रिय और संरचनात्मक नीति है। इसका उद्देश्य किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं, वरन दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना है। असमता की यह नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के बीच जब सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है, यह गुट नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता तथा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ यह सकारात्मक है कि यही सही है और न्यायगत है, उसकी सहायता और उसका समर्थन करना अनीतिपूर्ण एवं अन्यायजनक है, उसकी आलोचना भी निंदा करना। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा तो न्याय की हत्या होगी, अथवा भई आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। इसी प्रकार गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़कर न होना, अर्थात नाटो, सीटो, वर्षा संगठनों जैसे किसी सैनिक संगठन में शामिल न होना। यह ऐसी नीति जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है, वह हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोण का अपमाने के लिए स्वतंत्र समझती है। यह किसी पूर्वाग्रहों के कार्य नहीं करती, यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, बस व्यक्तिगत नहीं। भारत की गुटनिरपेक्ष स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की जो तटस्थता के समान नहीं है और न ही यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यही है कि वे दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से हमें सामान्यतः किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से प्रत्येक रहना, द्वितीय शीत में भाग नहीं लेना, तृतीय यह तटस्थता नहीं है। नंबर 4, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या व गुट दोषों का आधार निर्णय लेना है। विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना। भारत की यह गुटनिरपेक्ष कल्याणवादी की नीति नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व में कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी जो विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएं सदैव उपलब्ध रही। कोरिया, हिंद, चीन, मिस्र व इजराइल के विवाद इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। भारतीय गुटनिरपेक्षता प्रत्यक्षतावाद भी नहीं है। विश्व की जो सामान्य समस्याओं में से तो क्या इसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ता है, जैसे कि भारत के साथ हुआ भी। भारत में निष्संगलता में विश्वास नहीं रखता। इसका उदाहरण यह है कि भारत ने केवल राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बल्कि अन्य अनेक राष्ट्रों के साथ अन्य कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को क्यों अपनाया? इसके लिए कई सशक्त कारण हैं। प्रथम, किसी भी गुट में शामिल न होना एक कारण ही भारत में तनाव स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानना। द्वितीय, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता। यदि इसने किसी भी गुट में विशेष जो अपना लिया, उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर
बहुत कुछ निर्भर है। गुट निरपेक्षता संघ और अमेरिकी दोनों में एक ही साथ सहायता मिलती रही है। चतुर्थ, भारत की भौगोलिक स्थिति है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बाध्य करती थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक संपन्न नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिल सकती थी, अतः साम्यवादी गुट में शामिल होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी गुट में सैनिक शिविर बन जाने के कारण सदा उसके इशारे पर नाचना पड़ता है तथा साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यह स्वतंत्रता का गुट छोड़ते हुए तो अपना गुट छोड़कर रहने लगते थे। किसी देश में बंधना आत्मसम्मान को खोना है, यह बहुमूल्य नीति का विनाश है। यदि गुट निरपेक्षता नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इसकी यात्रा कई पड़ाव लिए और यह एक गतिशील विदेश नीति सिद्धि हुई है। इसके विभिन्न चरण इस प्रकार है। पहला, 1947 से 1950 तक अपने प्रारंभिक वर्षों में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति बड़ी अस्पष्ट थी। कई लोग इसे तर्कनिष्ठता का पर्यायवाची मानते थे और समय नेहरू इसे सकारात्मक तटस्थता कहकर पुकारते थे। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पश्चिमी गुटों की तरफ झुकी हुई थी। पश्चिमी गुट की तरह भारतीय झुकाव के कई कारण थे। सुरक्षा के मामले में भारत पश्चिमी गुटों पर निर्भर था। भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था और इतिहास इसलिए ब्रिटेन के साथ हर मामले में पूरी तरह समर्थ थे। हमारी शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा पर आधारित थी और भारत उच्च शिक्षित वर्ग का पाश्चात्य देशों का प्रभाव था। इसी काल में भारत के व्यापारिक संबंध जो हुए उसमें भी जो राष्ट्र थे पश्चिमी राष्ट्र, उन्होंने क्या व्यापारिक रूप से क्या अपनी भूमिका निभाई थी। 1950 और 1957 में के काल में स्वयं के प्रति भारत के दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसका कारण यह है कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण काफी उदार हो गया था। इसी काल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध भी कठोरतापूर्ण हो गए, क्योंकि 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक सैनिक समझौता हुआ जिसमें यह देखा गया